नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं नेपाल की, भारतीय उपमहाद्वीप की। वो इलाका, वो क्षेत्र जो शांति, सत्य, अहिंसा का पुजारी रहा। वहां धीरे धीरे करके हर तरफ छोटे से छोटे देश हों, लेकिन जिस अंदाज में हाल के वर्षों में, हाल के दिनों में जो मंजर वहां प्रस्तुत हुए, बात चाहे श्रीलंका की हो, बांग्लादेश की हो, म्यांमार की हो, इंडोनेशिया की हो और बांग्लादेश, नेपाल एक ऐसा देश दुनिया में जहां जो कि हिमराज की गोद में बसा हुआ है। इससे ज्यादा सुकून दुनिया के किसी और कोने में नहीं मिलेगा। कितना अमन चैन था, कितना भाईचारा था, वो ऑनेस्टी, वो कर्तव्य परायणता, वो भरोसा, वो अनुशासन, सब कुछ। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और ऐसी बदलती चली गई कि कल जो हुआ, वहां के नौजवानों ने, स्कूली छात्रों ने, स्कूली छात्र छात्राओं ने जिस तरह का हिंसक स्वरूप अख्तियार किया। हालांकि हम उन युवाओं को या उन छात्रों को, छात्राओं को हिंसक नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी जो डिमांड थी, वो जो कुछ कहना चाहते थे, उनकी कहीं कुछ सुनी ही नहीं जा रही थी। एक प्लेटफॉर्म मिला था सोशल मीडिया का, सरकार ने उसे भी बंद कर दिया। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक का इतना बड़ा, इतना व्यापक असर होगा, ये शायद वहां की सरकार ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। वो अपनी बात रखना चाहते थे, वो भ्रष्टाचार के विरोध अपनी बात रखना चाहते थे। सरकार में बैठे लोग, मंत्री, प्रधानमंत्री, पूरी की पूरी कैबिनेट और उनका परिवार, उनके बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं। नैनो किड से ये आंदोलन, ये अभियान शुरू हुआ था, जिसकी परिणति ऐसी हुई कि 20-22 युवा असमय ही अपने आप को देश के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर खुद को देश के नाम अपने आप को कुर्बान कर दिया। ये कोई आसान चीज नहीं थी। हम लोगों ने नेपाल में राजशाही को खत्म होते हुए भी देखा है। वो भी एक डरावना सा दृश्य था। ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हुई, राजा साहब की हत्या भी हुई। उसके बाद लोकतंत्र किसी तरह से बड़ी लंबी लड़ाई के बाद लोकतंत्र
को लाया गया, ये दीगर है कि वहां लोकतंत्र उस तरह से अपनी पैठ जमा नहीं सका जिस तरह से 11 वर्षों पहले हिंदुस्तान में था और आज भी है। टूटते बिखरते सपने युवाओं के, उन सब को नजरअंदाज किया गया। ऐसा ही कुछ मंजर श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और अब नेपाल भी उसी की बलिवेदी पर चढ़ चुका है। ये क्यों? लोकतंत्र का इस तरह से उपहास क्यों उड़ाया जा रहा है सत्ता के द्वारा, ये समझ के बाहर। लेकिन इस भारतीय उपमहाद्वीप में एक एक करके जो चीजें सामने आ रही हैं वो वाकई डरावनी है, भयभीत करने वाली है। बड़ी मुश्किल से वो किशोर मन, वो युवा मन अपने आप को संभाले हुए था, क्योंकि वो कुछ करना चाहता था। लेकिन बेरोजगारी के इस आलम में सोशल मीडिया उनके लिए रोजगार का एक माध्यम बन गया, बनता जा रहा है। केवल नेपाल ही नहीं है, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया का ये मंच बेरोजगारी दूर करने का एक बड़ा टूल बन गया है। कुछ दिनों पहले यूट्यूब पर ही मैंने रवीश कुमार को सुना था, उन्होंने ई रिक्शा पर एक स्टोरी की थी कि किस तरह से ई रिक्शा बेरोजगारी दूर करने का एक साधन बन गया है। भले ही सड़कें जाम हो जा रही हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, बावजूद इसके जिसके पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, उसके लिए ई रिक्शा चलाना एक बड़ा रोजगार है, एक बड़ा माध्यम है घर को चलाने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने आप को पालने के लिए। ठीक वैसे ही सोशल मीडिया है। इसके जितने भी प्रारूप हैं, यूट्यूब जहां मैं बात कर रहा हूं, चाहे इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, फेसबुक हो, तमाम सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो एक जरिया बना है। युवा अपनी मेहनत से, अपनी लगन से कुछ काम करना चाहते हैं और उसमें कुछ ऐसे युवा हैं जिनकी तादाद लगातार बढ़ रही है, जो आज वर्तमान के समाज के परिदृश्य को सामने ले आना चाह रहे हैं। जो सत्ता है, सत्ता का जो स्याह पक्ष है, जो काला पक्ष है, उसको उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फ्रंट लाइन मीडिया तो गुलाम बन चुकी है, वहां से कुछ मिलने को है नहीं। ऐसा कुछ उस मीडिया में दिखाया ही नहीं जा रहा है जिससे उन किशोरों के भीतर, उन युवाओं के भीतर, समाज के भीतर एक सकारात्मक सोच विकसित हो। ऐसे में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है और
जो सत्ता जिसने कि फ्रंटलाइन मीडिया को पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, वो इस प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से डरी हुई है, सहमी हुई है और इसे खत्म कर देना चाहती है। इसे लेकर के तमाम दुनिया के तमाम देशों में इसका विरोध हो रहा है और इसका विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें हम तानाशाह कह सकते हैं, क्रूर तानाशाह कह सकते हैं। भारतवर्ष इससे अछूता नहीं है। अगर हम ये कहें कि अपने पड़ोसियों, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, इंडोनेशिया हो, सब जगह एक बड़े भाई के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में ये छोटे छोटे देश भारत की ओर देखते हैं, हमेशा से देखते रहे हैं। उन्होंने नेहरू को भी देखा, उन्होंने गांधी को आत्मसात किया। वो सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, देश को कुछ देना चाहते हैं। लेकिन ये सत्ता जो अपने अहंकार के नशे में चूर है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे केवल और केवल अपनी सुख सुविधा वो दिखाई देती है और वो सारे तिकड़म कि हमने बड़ी मुश्किल से ये सत्ता हासिल की है, तो हम इससे कभी उतरेंगे नहीं। उसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और ये जो हथकंडे सत्ता के द्वारा अपनाए जा रहे हैं, उसका नतीजा है कि युवा मन, किशोर मन लगातार, जिसके पास कोई काम नहीं है, बहुत पहले से कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो इन्हें शैतान बनाने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है, ताकि इनके ऊपर डंडे बरसाए जाए, गोलियां बरसाई जाएं, इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाए और या इन्हें डराकर धमकाकर इस काबिल बना दिया जाए कि उनके पास शरणागत होने के अलावा और कोई चारा न बचा हो। लेकिन ये सब, हर चीज की कोई एक सीमा होती है, सहने की भी सीमा होती है। एक भिखारी, एक नौजवान को आप भिखारी बना दें कि आपको कुछ नहीं करना है, हम सब कुछ आपको देंगे, बस आप हमारे साथ खड़े रहिए, हमारे पीछे कतारबद्ध हो जाइए, हमारे खिलाफ एक आवाज उठनी नहीं चाहिए। नेपाल में जो कुछ भी हुआ या बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ या श्रीलंका में जो कुछ भी हुआ, वो वर्षों दशकों पूर्व जर्मनी और रशिया में जो कुछ भी हुआ था, उसकी पुनरावृत्ति ही है। हम लोग तो सुनते हैं कि जब राजघरानों से यह कहा जाता था कि उनको रोटी नहीं मिल रही तो ब्रेड खा ले, ब्रेड क्यों नहीं खाते हैं? आज फिर वही दशा उत्पन्न हो गई है और ये केवल भारतीय उपमहाद्वीप नहीं बल्कि पूरी दुनिया का यही हाल है। जहां देखिए तहां नरसंहार और कुछ लोग अपने आप को दुनिया का शहंशाह मानने लगे हैं
जिनका काम केवल युद्ध कराना और असलहे बेचना है, वो शांति का दूत बनकर के युद्ध बंद कराने का जो स्वांग कर रहे हैं, इन सब को वो युवा मन अच्छी तरह से समझ रहा है। यही वजह है कि न केवल नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, यूक्रेन, गाजा, अरे आप दूर क्यों, इन सब को छोड़िए। जो शहंशाह दुनिया भर में नरसंहार का बहुत बड़ा कारण है, उसके देश में भी देख लीजिए, वहां भी क्या हो रहा है। जब आप सकारात्मक बातों से, सकारात्मक चीजों से, सकारात्मक सोच से विमुख होते हैं और जब नेगेटिविटी की ओर आप बढ़ना शुरू करते हैं, तो उसका परिणाम यही होता है। न शिक्षा के साधन हैं पर्याप्त, न स्वास्थ्य के साधन हैं पर्याप्त, न सुरक्षा है, एक आशियाना तक नहीं है लोगों के पास। वहीं जीडीपी जो दिखाई जाती है, वो ऐसी दिखाई जाती है मानो हमारे किसी भी, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, इन सब देशों की बात कर रहा हूं, वहां इस तरह से दिखाया जाता है मानो इस देश से बड़ा विकसित कोई राष्ट्र ही नहीं है। दरअसल ये जो दिखाया जा रहा है स्वप्न, अखबारों, समाचार पत्रों से लेकर के दूर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक में केवल और केवल दिवा स्वप्न जो दिखाए जा रहे हैं। झूठ का बाजार इस कदर व्यापक हो गया है कि उसके आगे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, मैं उन लोगों की बात यहां नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि जब मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है, तो उनकी बात, उनकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। जो समाज के हाशिए पर फेंक दिए गए हैं, उन्हें अछूत बना दिया गया है। ये असमानता, ये गैर बराबरी की खाई आज जितनी बढ़ गई है, उतनी शायद आज से 10 साल पहले नहीं थी, 20 साल पहले नहीं थी। तो आखिर मानव मन कितना इंतजार करेगा, कब तक इंतजार करेगा दूसरों के टुकड़ों पर पलने की साजिश का प्रतिकार, उसका विरोध तो होगा। और वो चीज शुरू हो चुकी है। दरअसल लोकतंत्र की बात की जा रही है। लोकतंत्र की आड़ में वो राजशाही फिर से लौट आई है, जिसके चलते ये सब कुछ नग्न तांडव चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसका क्या हश्र होगा आने वाले दिनों में, ये किस स्तर तक जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी। लेकिन एक शुरुआत जिस ढंग से हुई है, अगर शासक को थोड़ा भी मगज होगा, वो चाहे किसी भी देश का हो,
कितने भी बड़े देश का हो या कितने भी छोटे देश का हो, जब तक वो हकीकत से मुंह मोड़ना बंद नहीं करता है, उसका सामना करने से कतराता नहीं है, भागता नहीं है, तब तक, कब तक ये जो हालात हुए, ये जो मंजर है, वो जो दिखाई दे रहा है, बहुत ही भयावह है। वो देश जिसे हम अपना भाई मान करके, सहोदर भ्राता मान करके चलते थे, हमारे उनके बीच वीजा तक की कोई जरूरत नहीं होती थी। नौकरी खोजने के लिए आप भारत की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं। आजकल बिहार की बात बहुत हो रही है, और बिहार में कांग्रेस ने शुरू किया था पलायन रोको नौकरी दो। पलायन केवल बिहार में नहीं है, बिहार से सटे नेपाल में भी है। बिहारी तो अपने देश में नौकरी कर रहे हैं, खोजने जाते हैं। नेपाल के लोग दुनिया भर में घूम घूम करके नौकरी कर रहे हैं, काम की तलाश में भटक रहे हैं। शासक को यह दिखाई नहीं देता, वो क्रूर शासक इसे देख नहीं पाता है। उसके आंखों पर गांधारी जैसी जो पट्टी बंधी हुई है, ये उसी का परिणाम है। हम प्राचीन धर्म ग्रंथों की बात जरूर करते हैं, लेकिन उनके पात्रों को महिमा मंडित करके उन्हें पूजते हैं, मंदिर बनवाते हैं, माला फूल चढ़ाते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को आत्मसात करने की कोशिश कभी नहीं करते हैं। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जो दूसरे पर हमला करने, दूसरे की निजता का उल्लंघन करने, दूसरे की वैचारिकी का मजाक उड़ाने, इसकी इजाजत किसी धर्म ग्रंथ में। लेकिन जो कुछ चल रहा है पूरी दुनिया में, ये शायद वो दौर है जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है। रात निरंतर गहरी से गहरी होती चली जा रही है। युवा मन एक उजाले की किरण देखने के लिए बेताब है, लेकिन उसे जो बंद अंधकार की कोठरी में लगातार ढकेला जा रहा है, ये उसी का परिणाम है। इन तानाशाहों ने इस बुद्ध, गांधी, महावीर, इनके उपदेश जहां से उपजे और जहां जहां तक गए, आज उन्हीं देशों में न सत्य है, न अहिंसा है तो बर्बरता है, लूट खसोट है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। तो ये युवा अब समझने लगे हैं। बहुत दिनों तक आप किसी भी चीज को दबा करके
छुपा करके नहीं रख सकते, क्योंकि जितना आप दबाएंगे उतना बड़ा विस्फोट होगा। बताइए, ये जो जेन जेड के बैनर तले काठमांडू के स्कूली छात्र, युवा, इन सब के निशाने पर संसद ही क्यों है हर जगह? इस पर विचार करना होगा। शासक वर्ग का ये जो शोषण है, उनका जो ये अहंकार है, इसे तोड़ना तो पड़ेगा। तभी गांधी और बुद्ध की ये जो धरती है, उनकी जो कर्मस्थली है, वहां वास्तव में सत्य और अहिंसा वापस लौटे, इसी की तो मांग हो रही है। बहुत हो गया, बहुत लड़ लिए, बहुत दब लिए, अपना सब कुछ बर्बाद करके आपके लिए वो सब कुछ सह लिए, लेकिन ये सहने की शक्ति, उसकी भी एक सीमा है। कब तक सहेंगे? बताया जा रहा है, जो चर्चाएं हैं कि नेपाल सरकार के 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। चर्चा ये भी है कि प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया है और वो स्वास्थ्य कारणों से अरब कंट्रीज की ओर जाने की तैयारी में है, दुबई जाने की तैयारी में है। हो सकता है उन्हें लगता हो कि दुबई जाकर के वो सुरक्षित रह पाएंगे, जैसे शेख हसीना भारतवर्ष में है सुरक्षित। लेकिन ये चीज, इसका खात्मा तो होना चाहिए। इसका अब तो चेत जाना चाहिए इन शहंशाहों को, हुकूमतदार लोगों को। लेकिन नहीं, आदत जब खराब हो जाती है तो चाहे वो कंस हो, रावण हो, दुर्योधन हो, दुशासन हो, अंत तो सबका होना है। ये जरूर है कि आज, जैसा मैंने बताया, कि रात बेहद काली हो चुकी है, घुप अंधेरा है। लेकिन कहते हैं कि शायद जितना घना कोहरा होगा, जितना अंधेरा होगा, उतनी ही ये समझ लो कि अब सुबह होने वाली है, प्रभात की वो किरण आने वाली है आपके झरोखे से। शायद ये सब कुछ जो चल रहा है, ये उस सुबह के इंतजार में ही है, क्योंकि चीजें आहिस्ता आहिस्ता ही बदलती हैं और वो बदलेंगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसा ही रहेगा। बनारस में एक कवि हुआ करते थे, मुझे याद आती है उनकी एक पंक्ति बेढब बनारसी की, क्या हरदम बरसात रहेगी? बरसात का भी एक मौसम होता है, और उस बरसात में चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि उस बरसात में भारत, उत्तर भारत
तो किस तरह से अब की बार हलकान कर दिया है, ऐसा मंजर भी शायद हाल के दिनों में नहीं दिखाई दिया। और ये सब कुछ उस सत्ता के अहंकार का ही नतीजा है। प्रकृति को का जो दोहन शुरू किया इन्होंने अंधाधुंध, ये उसी का परिणाम है। अंत में कुछ पंक्तियां मैं एक विचारक जिनका कि नेपाल की सियासत से बहुत गहरा लगाव रहा है, उनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन्होंने अभी कल की इस घटना पर अपनी जो टिप्पणी दी है। बात दीपक मलिक साहब की कर रहा हूं। उनका मानना है कि नेपाल में जो कुछ हुआ वह जनतंत्र के लिए घातक है। लंबी लड़ाई के बाद जनतंत्र की स्थापना हुई है। जनतंत्र का सबसे बड़ा अंग मीडिया है। उस पर यदि बैन लगा देंगे तो जनतंत्र चलेगा कैसे? यह बचकाना कदम है। ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था। यह एक पक्ष के समर्थन में की गई कार्यवाही है। हमारे देश के जनतंत्र के लिए भी ये घातक है। जनतंत्र का यही स्वभाव है कि जब यह एक जगह बाधित होगा तो दूसरी जगह भी उसके लिए जमीन तैयार होने लगती है। नेपाली कांग्रेस को इस मुद्दे पर मुखर होना चाहिए। भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए। नेपाल में जल्द से जल्द शांति की बहाली होनी चाहिए। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ बोलने का फर्क है नहीं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।